मधुबनी में इंडो नेपाल बॉर्डर से हो रही अवैध शराब की तस्करी, बोरे में पैक कर शराब ले जा रहे लोग, कुंभकर्ण की नींद सोया प्रशासन। सीतामढ़ी जिला प्रशासन अल्पसंख्यक समुदाय के युवा कर रहे पहल, बेरोजगार युवक युवतियों को दिला रहे रोजगार, 1784 युवक युवतियों को किया गया चयनित। सहरसा में निजी फाइनेंस कंपनी के कर्मी ने लगाया आरोप, कंपनी के 2 कर्मियों पर लगाया ठगी का आरोप, पुलिस से न्याय की लगाई गुहार। लातेहार के झाबर गांव में 10वीं के छात्र ने खुद को लगाई फांसी लगाकर की आत्महत्या, परिजनों ने कहा मानसिक तौर से परेशान था छात्र। नमस्कार, साधना प्लस बिहार झारखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रगति चतुर्वेदी। खबरों की शुरुआत करेंगे और रुक करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर का। सहरसा से इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां जमीनी विवाद के चलते 40 वर्षीय शख्स की बदमाशों ने बेरहमी से हत्या कर दी। तो सहरसा से इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां जमीनी विवाद के चलते ये पूरा हादसा हुआ। इस घटना को अंजाम दिया गया, जहां 40 वर्षीय शख्स की बदमाशों ने बेरहमी से हत्या कर दी। तो सहरसा से इस वक्त की बड़ी खबर, जहां मृतक के शरीर पर कई जख्म के निशान भी पाए गए हैं। आपको बता दें कि शव को कब्जे में लेकर छानबीन में जुट गई है पुलिस। तो सहरसा से इस वक्त की बड़ी खबर, जहां जमीनी विवाद को लेकर के ये पूरी घटना को अंजाम दिया गया, जहां 40 वर्षीय शख्स की बदमाशों ने बेरहमी से हत्या कर दी। मृतक के शरीर पर कई जगह जख्मों के निशान भी पाए गए हैं। वहीं पुलिस शव को कब्जे में लेकर छानबीन में जुट गई है। तो पूरा मामला बैजनाथपुर ओपी थाना क्षेत्र के तिरी गांव का बताया जा रहा है, जहां सहरसा से इस वक्त की बड़ी खबर, जहां जमीनी विवाद के चलते 40 वर्षीय शख्स की बदमाशों ने बेरहमी से हत्या कर दी है। तो बैजनाथ ओपी थाना क्षेत्र के तिरी गांव का ये पूरा मामला। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता अमन कुमार हमारे साथ जुड़ गए हैं। अमन, जमीनी विवाद के चलते बदमाशों ने बेरहमी से हत्या की है, पुलिस क्या कुछ कार्रवाई कर रही है? जी प्रगति, मैं आपको बता दूं कि बीते देर रात जो है बैजनाथपुर ओपी क्षेत्र के बैजनाथपुर ओपी क्षेत्र के तिरी गांव में एक व्यक्ति को जमीनी विवाद में चाकू गोदकर हत्या कर दी गई है। इस मामले को लेकर पुलिस के मामले में संज्ञान ले रही है। पुलिस मामले की छानबीन में जुट गई है। जी बिल्कुल अमन, जैसा कि आप बता रहे, पुलिस तो मामले की छानबीन में जुट गई है। क्या मृतक के परिजनों द्वारा कोई किसी पर शक, कोई आधार, क्या इस दौरान पुलिस के द्वारा कोई गिरफ्तारी की गई है? जी मैं आपको बता दूं कि मृतक के परिजन का आरोप है, मृतक का परिजन का आरोप है किसी जमीनी विवाद को लेकर ये घटना को अंजाम दिया गया है। इसमें आरोपी मधेपुरा जिला के महुआ के रहने वाले हैं राजेंद्र उर्फ यादव पर आरोप लगाया गया है। अब इन तरह के मामले को लेकर पुलिस पूरी कार्रवाई में जुट गई है। परिजन 2 व्यक्तियों पर चाकू मारने का आरोप लगाया है। जी बिल्कुल अमन, चूंकि जमीनी विवाद का ये पूरा मामला है, क्या इस दौरान कोई हाथापाई की, कोई नोक-झोंक की, कोई लड़ाई झगड़े की भी खबर सामने आई थी क्या? जी प्रगति, मैं बता दूं कि पुरुष से जमीनी विवाद चले आ रहा था। किसी तरह की कोई नोक झोंक नहीं गई है। परिजन का माने तो परिजन का साफ तौर पे कहना है कि ये व्यक्ति है मृतक ये कहीं गए थे, उसके बाद शाम में जब घर नहीं लौटे तो इसका शव एक निजी मेडिकल कॉलेज है उसके पीछे मिला। तो देखा गया कि इसके शरीर पर कई जगह जख्म के निशान थे, चाकू से जख्म के निशान थे। इसी परिजनों का आरोप है कि इसी जमीनी विवाद में युवक की हत्या हुई है। जी बिल्कुल अमन, तो आरोपियों की धरपकड़ के लिए पुलिस क्या कुछ कार्रवाई कर रही है? क्या कोई छापेमारी अभियान इस दौरान पुलिस द्वारा चलाया गया है? जी मैं आपको बता दूं कि इस मामले को लेकर जो वहाँ के जो प्रभारी है लगातार अपनी आरोपियों की धरपकड़ के लिए छापेमारी कर रही है। जी धन्यवाद। जी अमन, तो परिजनों का क्या कुछ कहना है? परिजन क्या कुछ कार्रवाई की मांग कर रहे हैं? जो कि जमीनी विवाद से जुड़ा ये पूरा मामला, बड़ी बेरहमी से हत्या की गई है, तो मृतक के परिजनों द्वारा क्या कुछ कार्रवाई की मांग की जा रही है? जी परिजनों का कहना है कि जल्द से जल्द आरोपियों की गिरफ्तारी करे और जो मामला है उसका आरोपियों की गिरफ्तारी करे और परिजनों चाह रही है कि हमें न्याय मिले। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अमन, ये तमाम जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। हम आगे भी आपसे अपडेट्स देते रहेंगे, लेकिन फिलहाल के लिए शुक्रिया। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे और अब बात करेंगे राजधानी रांची की, जहां मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने ईसीएल ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड के सीएमडी पीएस मिश्रा से मुलाकात की। इस दौरान मुख्यमंत्री को मिश्रा ने झारखंड में संचालित ईसीएल की कई परियोजनाओं के बारे में विस्तृत से जानकारी दी।
और मधुबनी जिलों में इन दिनों नेपाली शराब की तस्करी भारत में काफी जोरों पर चल रही है। इंडो नेपाल के बॉर्डर पर खुले होने की वजह से शराब ही नहीं बल्कि दाल दहन से लेकर नमक तक की तस्करी करती जा रही है। आइए ले चलते हैं आपको इंडो नेपाल बॉर्डर की ओर, जहां शराब की तस्करी हर दिन हो रही है। ऐसा वाकया तब देखने को मिला जब एक युवक नेपाल की तरफ से अपने सिर पर बोरे में पैक कर शराब को लेकर भारत आ रहा था। हरलाखी प्रखंड के हर गांव में नेपाली शराब की होम डिलीवरी होती है। इसके लिए शासन प्रशासन कुंभकर्ण की नींद में सोया हुआ है, जबकि बॉर्डर पर एसएसबी के जवान भी तैनात किए गए हैं। फिर भी कैसे शराब की खुलेआम तस्करी की जा रही है, ऐसे में लोकल प्रशासन और एसएसबी के ऊपर कई सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं। तो मधुबनी का ये पूरा मामला, जहां बोरे में पैक कर शराब की तस्करी की जा रही है। आपको बता दें कि बोरे में पैक कर ग्रामीण शराब लेकर के आ रहे थे। मधुबनी का ये पूरा मामला, जहां नेपाली शराब की तस्करी भारत में काफी जोरों पर चल रही है। वहीं इंडो नेपाल की बॉर्डर खुले होने की वजह से शराब ही नहीं बल्कि दाल दहन से लेकर नमक तक की तस्करी की जा रही है। और झारखंड में पान, सिगरेट और तंबाकू उत्पाद बेचने वालों को अब लाइसेंस लेना होगा। आपको बता दें कि नई बहाली में सरकारी नौकरी पाने वालों को अब तंबाकू सेवन नहीं करने की शपथ पत्र भी देना होगा। कार्मिक विभाग को इसके लिए निर्देश भेजे गए हैं। मुख्य सचिव सुखदेव सिंह की अध्यक्षता में स्टेट टोबैको कंट्रोल कोऑर्डिनेशन कमेटी की मंगलवार को बैठक हुई, जिसमें प्रावधान को सख्ती से लागू करने के निर्देश दिए गए। वहीं इस बैठक में यह भी कहा गया कि तंबाकू उत्पाद बेचने का लाइसेंस लेने के बाद दुकानदार केवल पान, सिगरेट तंबाकू उत्पाद ही बेच सकेंगे। वहीं दुकान में बिस्कुट, चाय और अन्य उत्पाद नहीं बेचे जा सकेंगे। गौरतलब ये है कि ये प्रावधान पहले से ही लागू है, पर अब तक केवल 150 पान, सिगरेट बेचने वालों ने ही इसका लाइसेंस लिया है। हालांकि वे अन्य उत्पाद भी बेच रहे हैं। साथ ही बैठक में यह भी कहा गया कि इस प्रावधान को सख्ती से लागू करने पर किराना या अन्य दुकानदार सिगरेट या गुटखा नहीं बेच सकेंगे। बैठक में स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव डॉक्टर नितिन कुलकर्णी, एनसीडी के संयोजक डॉक्टर एलआर पाठक समेत नगर विकास विभाग, ग्रामीण विकास विभाग, श्रम विभाग के प्रतिनिधि भी उपस्थित रहे। तो झारखंड में अब पान, सिगरेट और तंबाकू बेचने वालों को लाइसेंस लेना होगा। आपको बता दें कि नई बहाली में सरकारी नौकरी पाने वालों को अब तंबाकू सेवन नहीं करने का शपथ पत्र भी देना होगा। तो झारखंड में पान, सिगरेट और तंबाकू बेचने वाले दुकानदारों को अब ये उत्पाद बेचने के लिए लाइसेंस लेना होगा। वहीं सरकारी नौकरी पाने वाले अभ्यर्थियों को पहले तंबाकू सेवन नहीं करने का शपथ पत्र भी सरकार को सौंपना होगा। वहीं कार्मिक विभाग को इसके लिए निर्देश दिए गए हैं। मुख्य सचिव सुखदेव सिंह की अध्यक्षता में स्टेट टोबैको कंट्रोल कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक हुई, जिसमें इस प्रावधान को सख्ती से लागू करने के निर्देश दिए गए हैं। तो अब तंबाकू सेवन नहीं करने का शपथ पत्र देना होगा। सरकारी नौकरी के लिए जो प्रयास कर रहे हैं उनको सरकारी नौकरी में आवेदन करने से पहले अब तंबाकू सेवन नहीं करने का शपथ पत्र भी सरकार को सौंपना होगा। तो झारखंड में पान, सिगरेट और तंबाकू उत्पाद बेचने वालों को अब लाइसेंस लेना होगा। वहीं सरकारी नौकरी के लिए जो व्यक्ति प्रयास कर रहे हैं उनको सरकार को पहले तंबाकू नहीं सेवन करने का शपथ पत्र भी सरकार को सौंपना होगा। आपको बता दें कि सुखदेव सिंह की अध्यक्षता में स्टेट टोबैको कंट्रोल कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक हुई, जिसमें ये आदेश सख्ती से लागू करने के निर्देश दिए गए। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता चंदन वर्मा हमारे साथ मौजूद हैं। चंदन, अब स्टेट में झारखंड में तंबाकू, पान, गुटखा बेचने पर पहले लाइसेंस लेना होगा। जी बिल्कुल। ये अगर कुछ महीने पहले की बात करें तो कोरोना काल का दौर चल रहा था और उस समय कोरोना की चेन को तोड़ने के लिए तंबाकू और सिगरेट पर पूरी तरह से बैन लगा दिया गया था। पूरे अगर झारखंड की बात करें तो झारखंड भर में इसकी बिक्री पर रोक लगा दी गई थी और भी इस कानून का इस आदेश का सख्ती से पालन भी किया गया था। लेकिन जिस तरीके से इसमें कालाबाजारी हो रही है, चोरी छुपे इस पान मसाला और तंबाकू को जिस तरीके से बेचा जा रहा है, उसके अनुसार कल मुख्य सचिव के अध्यक्षता में एक अहम बैठक की गई और इसमें कई नियमें बनाया गया और इसके तहत जो है इसे बेचने की स्वीकृति दी गई। लेकिन आपको बता दें कि इसमें एक सख्त हिदायत भी दी गई है कि जैसे
राज्य के सीमावर्ती इलाके हैं जहां से एंट्री होती है बड़ी गाड़ियां या फिर जिन रास्ते से ट्रांसपोर्ट की आवागमन होती है, उन रास्तों पर पुलिस को सब हिदायत दी गई है कि इन सब एंट्री वाले जगह पर जो है एकदम कड़ी पैनी नजर रखनी होगी पुलिस को, ताकि जो अवैध जो गुटखे हैं या पान मसाले हैं वो राज्य में प्रवेश न कर सके। और इन सब चीजों को लेकर कल अहम बैठक की गई और कई तरह के नियम बनाए गए। जी सर। जी बिल्कुल चंदन, जैसा कि आपने बताया कि कल स्टेट टोबैको कंट्रोल कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक हुई, जिसमें ये भी एक प्रावधान निकाला गया कि जो व्यक्ति सरकारी नौकरी के लिए प्रयास कर रहे हैं उन्हें इस प्रयास से पहले सरकार को लिखित में आवेदन देना होगा कि वो तंबाकू सेवन नहीं करेंगे। हाँ, ये कहें कि सरकार का ये बहुत बड़ा और बहुत ही सराहनीय फैसला है कि जिस तरीके से कल कमेटी की बैठक में यह निर्णय लिया गया, खासकर अगर सरकारी कर्मचारियों की बात करें तो अब उनको जो है अपने विभाग में विभाग के सचिव को यह जो है सर्टिफिकेट देना होगा कि वो जो है तंबाकू और सिगरेट का सेवन नहीं करते हैं। यह जो है एक लिखित रूप से नहीं होगा, यह एक डॉक्टर का सर्टिफिकेट होगा जो कि उनको डॉक्टर से सर्टिफाई करके देना होगा। इसके साथ ही अगर कहें कि तो एक और बढ़िया नियम बनाया गया है कि अगर कोई भी शैक्षणिक संस्था है उसके 100 मीटर के दायरे में अगर कोई भी तंबाकू और सिगरेट की अगर बिक्री हो रही है तो उस पर सख्त कार्रवाई होगी और इससे दूर ही किसी भी तंबाकू की दुकान को खोला जा सकता है। उसके लिए भी लाइसेंस लेना होगा जिला प्रशासन से। तो इन सब तमाम चीजों को लेकर, लेकिन फिर भी अगर एक बिंदु पर नजर डाले तो अभी भी जो है संगठनों का मांग जारी है और इस पर भी कल प्रस्ताव शायद भेजा गया था इस पर कि जो मंदिर हो गए या फिर स्कूल हो गए, इनके 100 मीटर के दायरे के बाहर जो है शराब दुकान जैसे संस्था को बंद किया जाए। तो कहीं न कहीं कई ऐसे दुकान हैं जो कि मंदिर के हैं या फिर स्कूल के हैं, इनके 100 मीटर के दायरे के अंदर आ गए हैं। तो इन सब चीजों को लेकर भी प्रस्ताव भेजा गया और इन पर भी विचार किया जा रहा है। लेकिन फिर भी अगर कहें कि तंबाकू के मामले में कल सरकार ने एक बहुत बड़ा फैसला लिया है इन सब चीजों को लेकर। जी बिल्कुल चंदन, तो ये बहुत बड़ी और अच्छी पहल है सरकार की तरफ से कि जहां तंबाकू सेवन नहीं करने से पहले अब शपथ पत्र देना होगा सरकारी नौकरी के लिए जो प्रयास कर रहे हैं, वहीं अब तंबाकू और गुटखा बेचने पर लाइसेंस भी लेना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया चंदन, ये तमाम जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। और सहरसा के सौर बाजार थाना क्षेत्र में बीते 24 नवंबर को मनरेगा के जूनियर इंजीनियर मुकेश कुमार भारती अपहरण कांड मामले में पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है। आपको बता दें कि पुलिस ने खुलासा करते हुए 3 अपराधियों सहित 5 लाख रुपए फिरौती की रकम भी बरामद की है। वहीं पुलिस ने इन अपराधियों के पास से 2 देसी कट्टा और कारतूस के साथ अपहरण में इस्तेमाल की गई कार और 2 बाइक भी जब्त की हैं और फरार आरोपियों की तलाश में पुलिस फिलहाल जुटी हुई है। आपको बता दें कि बीते 24 नवंबर को मनरेगा के जूनियर इंजीनियर मुकेश कुमार भारती को अपराधियों ने उस वक्त अपहरण कर लिया था जब जूनियर इंजीनियर सौर बाजार प्रखंड कार्यालय से स्कूटी पर सवार होकर अपने घर सिमरी बख्तियारपुर के सकरौली गांव लौट रहे थे। 24 तारीख को एक जूनियर इंजीनियर है जो मनरेगा के अंतर्गत सौर बाजार प्रखंड है उसमें कार्यरत है। 24 तारीख की शाम को 4:30 बजे के लगभग उनका अपहरण अज्ञात व्यक्तियों के द्वारा कर लिया गया था 4 व्हीलर के माध्यम से और उनकी जो स्कूटी है वो घटनास्थल पर छोड़ दी गई थी। इस संबंध में उनके पिता के द्वारा आवेदन दिया गया था जिस आधार पर सौर बाजार थाना में कांड तस्वीरित किया गया था। एक SIT SDPO सदर श्री संतोष जी के नेतृत्व में बनाई गई थी। उसके बाद हम लोग का लगातार अनुसंधान चलता रहा। हमने सबसे पहले इस घटना के लाइनर थे भरत यादव, उनको गिरफ्तार किया। भरत यादव की गिरफ्तारी के उपरांत जो भी संभावित हाइडआउट्स थे जो उनके द्वारा बताया गया उस पर रेड की गई। और सीतामढ़ी जिला प्रशासन अल्पसंख्यक समुदाय के युवा बेरोजगार युवक युवतियों को रोजगार उपलब्ध कराने के उद्देश्य से लोन देकर उनकी जीवन शैली में बदलाव करने की कोशिश में लगा हुआ है। आपको बता दें कि विधानसभा चुनाव में अल्पसंख्यक समुदाय की सुशासन सरकार से नाराजगी को देखकर लगता है कि एक बार फिर सरकार उन्हें रिझाने की कोशिश में लगी हुई है। सीतामढ़ी का अल्पसंख्यक विभाग ने सीतामढ़ी के 1784 युवक युवतियों को रोजगार हासिल हो सके इसके लिए उनका चयन किया है। सीतामढ़ी की DM अभिलाषा कुमारी शर्मा इस मामले को लेकर बेहद गंभीर नजर आ रही हैं।
रोजगार को लेकर उत्सुक युवक युवतियों को डीएम ने खुद उनको प्रोत्साहित करने का काम किया है। इस दौरान डीएम दिव्यांग युवकों को भी प्रोत्साहन करती हुई नजर आ रही हैं। मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक रोजगार ऋण योजना के अंतर्गत जो हमारे अल्पसंख्यक युवक युवतियां हैं जो बेरोजगार हैं, उनके लिए ये मुहिम है कि उनको स्वरोजगार व्यवसाय से जोड़ा जा सके। इसके लिए वो लोग अप्लाई करते हैं। आज कैंप लगा के आज से 7 दिसंबर तक ये कैंप चलेगा, जिसमें सभी के जो प्रोजेक्ट प्रपोजल्स जो उनके कागजात है उनकी जांच की जा रही है और इसको जांच उपरांत इनको 5 लाख तक का ऋण इनके व्यवसाय के लिए दिया जाएगा। ये बहुत ही देख के सुखद एहसास है कि यहाँ युवतियां आ रही हैं, यहाँ हमारे साथ हमारे दिव्यांग भाई भी आ रहे हैं, हमारे साथ बहुत सारे ऐसे लोग आए हैं जिनके आंखों में तरह तरह के सपने हैं, जो खुद तो अपने पैर पे खड़े होंगे इस व्यवसाय से। इसके साथ ही लोगों में भी एक एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा और सभी के प्रोजेक्ट्स बहुत अच्छे बेहतरीन हैं। तो हम हमारी शुभकामनाएं इनके साथ। और सहरसा में एक निजी फाइनेंस कंपनी के कर्मी ने अपने ही स्टाफ पर ग्राहकों से ठगी करने का आरोप लगाते हुए सदर थाने में आवेदन देकर पुलिस से कार्रवाई करने की गुहार लगाई है। दरअसल सदर थाना क्षेत्र के भारतीय नगर वार्ड नंबर 26 स्थित एफसी निधि फाइनेंस कंपनी के एमजेडएम के पद पर कार्यरत कर्मी मोहम्मद अखलाक ने कंपनी में कार्य कर रहे मुर्शीद आलम और दीपक कुमार नामक कर्मी पर आरोप लगाया है, जहां कंपनी के नियम के खिलाफ मेंबर बनाने में सदस्यों से 110 रुपए के बदले 500 रुपए वसूलने का आरोप लगाया गया है। साथ ही सदस्यों को लोन दिलाने के नाम पर ठगी करने का भी आरोप लगाया गया। वहीं पुलिस मामले की छानबीन में जुट गई है। मेरा कुछ एम्प्लॉय था, कस्टमर से लोन का नाम पे ठगी किया, जो कि मेरा 110 रुपया मेंबर शुल्क चार्ज है और कस्टमर से वो 500 रुपया लोन का नाम पे ठगी किया। कल मुझे मीडिया के माध्यम से मुझे जानकारी चला इस चीज़ का, तो मैंने अपने एम्प्लॉय के ऊपर एफआईआर दर्ज करवाने के लिए सदर थाना में आया हूँ और इस लेकर के मैं थाना महोदय से भी अपील करता हूँ कि इसका कार्रवाई किया जाए और जो कस्टमर से ज़्यादा पेमेंट लिया गया है उसको वो रिफंड करवाए। और किशनगंज जिले के दीगल बैंक प्रखंड क्षेत्र के बुर्ज टोला में सालों से मुख्य सड़क में बना हुआ पुल टूटा पड़ा है, जिससे करीब आधे दर्जन गांव के लोगों को आने जाने में परेशानी हो रही है। स्थानीय ग्रामीण नसीम अख्तर अनवर आलम ने बताया कि बुर्ज टोला गांव में ये पुल सालों से क्षतिग्रस्त पड़ा हुआ है। इसके लिए कई बार आवेदन भी दिया जा चुका है, लेकिन प्रशासन की तरफ से कोई भी कार्रवाई नहीं की जा रही है। तो आपको बता दें कि इस पुल की मांग को लेकर लगातार बनवाने के लिए प्रशासन को कार्रवाई दी गई है, आवेदन दिया गया है, लेकिन कोई भी कार्रवाई प्रशासन की तरफ से नहीं की जा रही है। और दिल्ली से कोलकाता तक जोड़ने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग को लेकर संख्या 2 पर इन दिनों भीषण जाम लगा हुआ है। लग्न का समय है और बारातियों और दूल्हों की गाड़ियां जाम में घंटों फंसी हुई हैं। शाम में अगर जाम लगते हैं तो 10 किलोमीटर की दूरी तय करने में सुबह भी हो जाती है। यहां तक कि एम्बुलेंस, मर्चुरी वाहन के साथ कई छोटी गाड़ियां जाम में फंसी हुई हैं। ये जाम बिहार यूपी बॉर्डर कमनाशी से दुर्गावती तक कुल 15 किलोमीटर लगा हुआ है। तो वहीं दूसरी तरफ मोहनिया टोल प्लाजा से मोहनिया तक 7 किलोमीटर लंबा जाम लगा हुआ है। इस रास्ते पर गाड़ियों की रफ्तार देने के लिए इसे 6 लेन बनाया जा रहा है। काम भी तेजी से जारी है, लेकिन बालू लदे ओवरलोड वाहनों को बेहतर तीव्र परिचालन के कारण और कर्मनाशा नदी का पुलिया टूटने के बाद टेम्परेरी बने स्टील ब्रिज से एक गाड़ियों का परिचालन जोड़ा जा रहा है, जिससे जाम ने विकराल रूप ले लिया है। कितना देर से फंसे होंगे जाम में? 2 घंटा हो गया फंसे हुए। तो क्या लग रहा है कि आज पहुंच जाइएगा बारात लेकर? अच्छा। और लातेहार जिले के बालूमाथ थाना क्षेत्र के झाबर गांव में 10वीं के छात्र ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। आपको बता दें कि परिजनों ने जानकारी दी कि लक्ष्मण बीते 1 महीने से मानसिक तनाव में था। लक्ष्मण के परिजन मंगलवार को रिश्तेदार के यहां घर से बाहर गए हुए थे, तो मौका पाकर युवक ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। परिजन जब देर रात लौटे तो युवक को फंदे पर लटका हुआ पाया। वहीं घटना के बाद बालूमाथ पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए लातेहार भेज दिया है और मामले की जांच में जुट गई है। उसका ये नहीं जानते हैं कि शैतानी हरकत उसका है कि पहुंच गया था और वो लड़का है से 1:30-2 बजे है से उसका बेलवा टिकट जंगल में
वो लड़का गया था। जब शाम हुआ तो एक आदमी वहीं से आया, सुखारी जादव से बताया कि नहीं तोर नतिया तो घूमल चले थल से देखल है 2-3 गो आदमी। और यहाँ है से 3 साढ़े 3 बजे के लगभग में है कि वो लड़का है से फांसी लगा दिया गलियारी, और लगा के कंप्लीट हुआ तो घर में है कि जो कपड़ा लाता है सुपर में घटल था, तो लड़का ऐसे चेंगन से गया दौड़ के, तो वहाँ देखा कि लक्ष्मण इस तरह से घटना कर लिया। उसके बाद है कि सब चिल्लाने लगा। उसके बाद है कि हम लोग दौड़े, फिर गाँव वाला है से पूरा दौड़ा, फिर उसको हम लोग पूछा नहीं किया। और अब बात जामताड़ा की करेंगे, जहां सरना धर्म कोड बिल पारित होने और केंद्र को प्रस्ताव भेजने पर झामुमो और जिला सरना समिति के कार्यकर्ताओं ने विजय जुलूस निकाला। आपको बता दें कि इस दौरान उन्होंने खुशी भी व्यक्त की। इसी क्रम में सरना समिति सहित कई अन्य आदिवासी संगठन के लोगों ने भी हिस्सा लिया। ये जुलूस दुमका रोड के झामुमो कार्यालय से शुरू हुआ और जुलूस का नेतृत्व जिला अध्यक्ष श्यामलाल हेब्रम ने किया। वहीं जुलूस में शामिल कार्यकर्ताओं ने गाजे बाजे के साथ पूरे शहर का भ्रमण किया और कई महापुरुषों की तस्वीर पर माल्यार्पण भी किया। वहीं मौके पर संजय पहान ने कहा कि झारखंड सरकार ने आदिवासियों के हित में सरना धर्म कोड का प्रस्ताव पारित कर केंद्र सरकार को भेजा है, जो तारीफ के काबिल है। वहीं इस विषय पर अन्य राज्यों से भी बात की जा रही है। इसी को लेकर जेएमएम जिला अध्यक्ष श्यामलाल हेब्रम ने कहा कि पिछले विधानसभा सत्र में हेमंत सोरेन ने सरना धर्म कोड बिल पास किया और इसी खुशी में आज हम लोगों ने धूमधाम से जुलूस निकाला है। देखिए, पिछले दिनों विशेष सत्र बुला करके हेमंत सोरेन ने 11 तारीख को सरना धर्म कोड का बिल पास किया और इसी खुशी में आज हम लोगों ने जामताड़ा जिला इकाई हम लोगों ने पूरा धूमधाम के साथ में उसका स्वागत करते हुए उसका बिल का हम लोग ने आज जुलूस निकाला। और अगली खबर रांची से है, जहां अपनी मांगों को लेकर जिला पुलिस के सफल अभ्यर्थी अनिश्चितकालीन धरने पर बैठ गए हैं। आपको बता दें कि अभ्यर्थियों ने रांची के मोहराबादी के बापू वाटिका के सामने धरना दिया। इनके नेता देवेंद्र नाथ महतो और मनोज यादव ने बताया कि झारखंड कर्मचारी चयन आयोग की तरफ से 7,272 रिक्त पदों की बहाली निकाली गई थी। परीक्षा के बाद 4,742 अभ्यर्थियों की नियुक्ति की गई है। अभी भी 2,480 पद खाली हैं। सफल अभ्यर्थी बीते 3 सालों से लगातार सूची जारी करने की मांग कर रहे हैं, लेकिन अभी तक सिर्फ आश्वासन ही हाथ लगा है। इसी के साथ ये भी दावा किया गया कि मांगे पूरे नहीं होने तक ये आंदोलन जारी रहेगा। सिर्फ सरकार से अनुरोध कर रहे हैं, माननीय मुख्यमंत्री महोदय से अनुरोध कर रहे हैं कि जो विज्ञापन में दिया गया है, विज्ञापन में स्पष्ट शब्दों में कंडिका 7 में लिखा हुआ है कि अगर 7,272 सीट नहीं भरेगा तो दूसरी लिस्ट जारी किया जाएगा। हम सारी अर्हता को पूरा करते हैं, इसलिए हम लोगों की सेकेंड लिस्ट जारी किया जाए, हमें नियुक्ति दिया जाए। आरक्षी बल के द्वारा जो धरना प्रदर्शन चल रहा है, हम लोग का दूसरा दिन है और हम लोग का स्पष्ट करना है कि जो विज्ञापन संख्या 4/2015 का जो विज्ञापन है, इसमें कुल पद जो देख रहे हैं 7,272 था, जिसमें 5,237 का ही नियुक्ति कराया और योगदान दिया 4,792। ये जो गैप है दोनों का अंतराल में, जिसमें हम लोग का सबका हो जाएगा। लेकिन 2017 के बाद जो है कि बार बार आश्वासन दिया जा रहा है और ये उल्लेख साफ विज्ञापन का खंडिका 7 में लिखा हुआ है कि मेधा सूची अभ्यर्थियों के लिए समेकित सूची जारी किया जाए। और हजारीबाग पुलिस ने न्यू पेंशन स्कीम के विरोध में काला बिल्ला लगाकर ब्लैक डे मनाया। आपको बता दें कि 1 दिसंबर 2004 को नई पेंशन स्कीम को लागू किया गया था, लेकिन पेंशन स्कीम में कई सारी कमियां पाई गई। इसी को लेकर पुलिसकर्मियों का कहना है कि स्कीम में सुधार करने की जरूरत है और वो इसका विरोध करते हैं। साथ ही पुरानी पेंशन स्कीम को फिर से बहाल करने की भी बात कही। ब्लैक डे 1 दिसंबर 2004 को जी पुरानी पेंशन को बंद करके जी न्यू पेंशन स्कीम लागू किया गया है और न्यू पेंशन स्कीम में बहुत सारी त्रुटियां हैं जी, जिससे कर्मचारी को फायदा नहीं नुकसान ज्यादा है जी। इसलिए हम लोग ब्लैक दिवस मना रहे हैं कि एनपीएस को बंद कर करके पुनः जो है तो पुरानी पेंशन बहाल हो। और हजारीबाग में सदर विधायक मनीष जायसवाल ने एक अच्छी पहल की है। आपको बता दें कि इस दौरान विधायक ने नवनिर्मित सांस्कृतिक केंद्र में पूरे मंत्रोच्चारण के बीच पूजा अर्चना की, साथ ही फीता काटकर भवन का अनावरण किया। आपको बता दें कि सदर विधायक की विशेष योगदान से हजारीबाग में कई जिलों में सामुदायिक भवन और सांस्कृतिक भवन का निर्माण किया गया है।
सामाजिक सौहार्द और समरसता बनाए रखने में कई समाजों के सांस्कृतिक और पारंपरिक आयोजन का बड़ा महत्व है। ऐसे आयोजनों के लिए सांस्कृतिक भवन की उपयोगिता भी सर्वविदित है। इसी कड़ी में सदर विधायक मनीष जायसवाल ने इस बात को दृष्टिगत रखते हुए व्यापक स्तर पर सदर विधानसभा क्षेत्र के कई इलाके में स्थानीय लोगों के आग्रह पर उनकी जरूरतों को ध्यान में रखते हुए अपने विधायक निधि का उपयोग सामुदायिक भवन और सांस्कृतिक भवन के निर्माण में किया है। तो हजारीबाग में सदर विधायक मनीष जायसवाल ने एक बड़ी पहल की है। आपको बता दें कि इस दौरान विधायक ने नवनिर्मित सांस्कृतिक केंद्र में पूरे मंत्रोच्चारण के बीच पूजा अर्चना की। इस दौरान भवन का अनावरण भी किया। आपको बता दें कि सदर विधायक की विशेष योगदान से हजारीबाग में कई जिलों में सामुदायिक भवन और सांस्कृतिक भवन का निर्माण किया गया है। सामाजिक सौहार्द और समरसता बनाए रखने के लिए कई समाजों के सांस्कृतिक और पारंपरिक आयोजन का बड़ा महत्व माना जाता है। ऐसे आयोजनों के लिए सांस्कृतिक भवन की उपयोगिता भी सर्वविदित है। इसी कड़ी में सदर विधायक मनीष जायसवाल ने इस बात को दृष्टिगत रखते हुए व्यापक स्तर पर सदर विधानसभा क्षेत्र के कई इलाकों में स्थानीय लोगों के आग्रह पर उनकी जरूरतों को ध्यान में रखते हुए अपने विधायक निधि का उपयोग सामुदायिक भवन और सांस्कृतिक भवन निर्माण में किया है। और इसी के साथ खबरों में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए साधना प्लस बिहार झारखंड। नमस्कार।